Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover short question answers of chapter 9 carbonyl compounds, carboxylic acid and its functional derivatives. So question number 1 is explain why. ये reasons हैं और reason number 1 है the boiling points of carboxylic acid are higher than the alcohol and reason number 2 है the structure of carboxylic acid is trigonal planar. पहला रीज़न का आंसर ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। एंड अब रीज़न नंबर 2 का आंसर ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज एज लाइक फिनोल। आपने जब फिनोल का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि फिनोल के पास कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और वहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। एरोमेटिक रिंग होना चाहिए और देन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, वो फिनोल कहलाएगा। And sp2 hybridized orbitals have a trigonal planar shape with 120 degree angle due to maximum repulsion of electrons. इस फैक्ट की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ट्राइगोनल प्लानर होता है। आपको शेप याद होंगी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल एंड एक और शेप थी और वो थी शायद लिनियर। ट्राइगोनल के पास एक एंगल होता है, वो होता है 120 डिग्री और लिनियर के पास 180 डिग्री एंड टेट्रागोनल के पास अलग अलग होते थे। लाइक अगर हम बात करें अमोनिया की तो वो 107 डिग्री उसका एंगल होता था एंड वाटर की बात करें तो 104.5 एंगल वाटर का होता था। तो ये अलग अलग होते थे, बट अगर हम ऐसे ही पूरा ओवरऑल बात करें तो वो फिर 109.5 एंगल होता था टेट्राहाइड्रल का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस व्हेन। तो यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको भी इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो रही है। जब भी ऑक्सीडेशन होती है ना किसी कंपाउंड की तो वो यही हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का काम होता है। लाइक हम इनको कहते हैं कि मिनरल एसिड है जो ऑक्सीडेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो HCO और ऑक्सीडेशन हो जाएगी यहाँ पे, ये K2Cr2O7H2SO4 लिखेंगे। तो जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद थायनाइल क्लोराइड, सो ये SOCl2 होता है और जब भी आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो एसाइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, HCl और SO2 लिबरेट हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे COOH है, ये नेगेटिव साइन है, सही है, और नेगेटिव साइन के बाद यहाँ SSUL2 है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, SO2 लिबरेट हो जाएगा और HCl। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनियम एसिड की फॉर्मेशन होती है। देन आप हीट देते हैं, लाइक ये 2 स्टेप्स में होता है। देन फिर अमाइड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अमाइड लिखने में फ़र्क होता है, एक में आप M लिखते हैं और एक में आप लाइक सिंगल M लिखते हैं और एक में आप डबल M लिखते हैं। अब है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखें ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ऑफ कोर्स ये गिग्नार्ड रिएजेंट है। गिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा हम बात करते हैं कि उसमें फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम दिया हुआ है, एक हैलोजन दिया हुआ है और एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, उसमें इथाइल की बात कर रहा है। तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ना गिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ऑफ कोर्स ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, देन फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, देन फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगर तो यहाँ पे अगर मिथाइल यहाँ पे अगर इथाइल की जगह मिथाइल होता ना देन फिर फॉर्मेशन होती है एसिटिक एसिड की। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है और फॉर्मेशन यहाँ पे एक और होता है, लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है। तो ये होती है जब भी गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कमर्शियल एप्लीकेशंस आपकी बुक में रिटन थी या वहाँ से भी लिख सकते हैं। फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड ऑफ कोर्स यूज होता है फॉर प्रिजर्वेशन एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एसिडिक एसिड यूज होता है एज अ विनेगर प्रोडक्शन। प्रोपेनिक एसिड यूज होता है एनिमल फीड के लिए और बुटारिक एसिड ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये मैन्युफैक्चर होता है फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ब्यूटारिक एसिड बटर से निकला है। वेलेरिक एसिड ये वेलिडेट ईस्टर्स के लाइक यूज इन द परफ्यूम्स के लिए यूज होता है और कैप्रोइक एसिड फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कॉमन नेम आपको दिए हुए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कैप्रोइक एसिड एंड वेलेरिक एसिड एंड देन आपको अक्रेंस बतानी है। इससे पहले आप याद रखिएगा कि इसमें अक्रेंस ऐसे बता रहे हैं कि जो
कोई भी एसिड ऑब्टेन हो रहा है उसको इस नाम पे दिया गया है क्योंकि वो ऑब्टेन हो रहा है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ दिस। अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें लेट सपोज, तो फॉर्मिक एसिड डिस्टिलेशन ऑफ अंस से ऑब्टेन हुआ था फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, क्योंकि लैटिन वर्ड अंस के लिए यूज होता है फॉर्मिका। एसिडिक एसिड की बात करें तो ये एसिडिक एसिड एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है विनीगर एसिड का, और लैटिन में एसिटम होता है, दैट्स वाई इसको कहते हैं एसिडिक एसिड। अब अगर हम बात करें बुटारिक एसिड की बात करते हैं, तो बुटारिक एसिड में बटर से निकला है, ये लैटिन वर्ड होता है बुटेरम, दैट्स वाई बुटारिक एसिड कहते हैं। अगर हम अब कैप्रोइक एसिड की बात करें तो कैप्रोइक एसिड ऑब्टेन हुआ था गॉड से, सो दैट्स वाई इसको कहते हैं लैटिन वर्ड कैपर यूज हुआ था। वेलेरिक एसिड, तो वेलेरिक एसिड एक वेलेराइन रूट था जिसको हम कहते हैं वेलीर, सो दैट्स वाई इसको कहते हैं वेलेरिक एसिड। सेड आई होप समझ आ गई होंगी, ये इक्वेशंस हैं और ये इक्वेशंस आपने याद करनी होंगी कि असल में आपकी बुक चेंज हो गई है, बट लास्ट ईयर्स में ऐसे ही होता था कि उसमें 2 क्वेश्चंस आते थे और उसमें एक कहा जाता था या तो फिर इक्वेशंस दे दी जाती थी, ऐसी इक्वेशन आपके पास आ गई और आपने उसका प्रोडक्ट बताना है, सही है, रिएक्टेंट आपको दे दिए गए। और एक और क्वेश्चन आता था उसमें यही कहा जाता था, और एक और क्वेश्चन आता था उसमें यही कहा जाता था कि व्हाट हैपेंस व्हेन, तो ऐसे आपको रिटर्न में लिख के दिया जाता था, देन आपको रिएक्टेंट भी खुद लिखने होते थे और प्रोडक्ट भी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब अभी तक आपका मॉडल पेपर नहीं आया है जो आपको पता चले कि आखिर में पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और कैसे अटैम्प्ट करना होगा वगैरह वगैरह, तो इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा। जब तक के लिए आपने अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपने इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते जानी है और ये बहुत ईजी हो जाता है, वाकई में ये बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों पार्ट आपने करने होते हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, और एमसीक्यूज़ का अलग टाइम होता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत ज़्यादा तरीके से वेल मैनेड तरीके से अटैम्प्ट करना होता है पेपर को, कि आपका टाइम भी बचे, आपने हर क्वेश्चन को एक मिनिमम टाइम देना होता है। सो दैट्स वाई ज़्यादातर स्टूडेंट यही काम करते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं जिसमें टाइम कम लगे, टाइम कंज्यूमिंग कम हो। और ऑफ कोर्स ये जो इक्वेशंस होती हैं ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं, सो दैट्स वाई आपने इसको अटैम्प्ट करना है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं आपको बताऊं कि कौन से क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, किसको स्किप कर देना है। कुछ लोग रीजंस भी कर लेते हैं, तो रीजंस में ये होता है कि रीज़न बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर पेपर में 1-2 रीज़न नहीं आए और वो चॉइस नहीं होती तो वो फिर आपका पूरा क्वेश्चन चला जाता है। सो इसलिए रीजंस में टाइम मत लगाइएगा, रीज़न बहुत सारे याद करने पड़ जाते हैं। इक्वेशंस करिएगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होते हैं जो ज़रूर आता है, तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।